हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम लगा है उसमें साइंस सब्जेक्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद आज हम पार्ट 3 पर बात करेंगे जिसमें आपका है पौधों का वर्गीकरण। पौधों के वर्गीकरण का पार्ट 1 समाप्त हो चुका है जिसमें मैंने जड़, तना, पत्तियाँ इन सबको बता दिया है। उसके बाद पौधों के वर्गीकरण में लताएँ क्या होती हैं, वृक्ष क्या होते हैं और साथ ही साथ पौधों के विभिन्न भाग जो थे उनको भी समाप्त कर दिया है। आशा करते हैं जो चीज़ें हमने पढ़ाया है वो आपको समझ में भी आई होंगी। आपके कमेंट से ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं क्लास को। तो जब क्लास को आप लोग इतना पसंद करते हैं उसी को देख के हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर हम आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं अगली क्लास। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक है उसे समझ लिया जाए। क्या टॉपिक है, कैसे होती हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, तो आइए देखते हैं इसको। जैसे देखिए, आज का जो टॉपिक है दोस्तों उसमें सबसे पहली टॉपिक क्या है हमारी, उसमें सबसे पहली टॉपिक है पुष्प। पुष्प क्या होता है? यह पौधों का सबसे आकर्षक, रंगीन व सुगंधित भाग होता है। पुष्प क्या होता है दोस्तों? यह पौधों का सबसे आकर्षक, रंगीन व सुगंधित भाग होता है। ये देखिए हमने बनाया हुआ है आपके लिए। ठीक, सबसे आकर्षक होता है, जो हमें आकर्षित करता है या कीट पतंगों को आकर्षित करता है। रंगीन होता है, कई रंगों में होता है, ये जानते ही हैं। और विभिन्न प्रकार की सुगंध क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं पुष्प। और इसमें देखिए ये जो भाग है दोस्तों, पौधों का जनन अंग होता है। ये टॉपिक आपके अति लघुत्तरी में भी आ सकता है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि पौधों का जनन अंग कहलाता है। तो पौधों का जनन अंग क्या कहलाता है दोस्तों? उसका पुष्प ही उसका जनन अंग होता है। कौन? तो पौधों का जनन अंग पुष्प होता है, यानी कि पुष्प को ही पौधों का जनन अंग कहते हैं। ये टॉपिक आपको जानना बेहद जरूरी है दोस्तों, बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए तो पुष्प के भाग पर चर्चा करते हैं। अगली टॉपिक हमारी क्या है दोस्तों? पुष्प के भाग। तो आइए देखते हैं दोस्तों पुष्प के भाग क्या होते हैं। तो पुष्प के भाग में देखेंगे तो एक होता है पुष्पासन। क्या होता है? पुष्पासन, मतलब जिस पर पुष्प आसन ग्रहण किए होता है, आश्रित होता है जिस पर पुष्प। चलिए पुष्प ले लेते हैं, इमेज से एक पुष्प ले लेते हैं दोस्तों। तो कहाँ गया पुष्प आपका? ये देखिए, ये रहा पुष्प। ये देखिए, ये रहा आपका पुष्प। तो इसे हम लोग, क्या बात है भाई, ये क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ ये देखिए, ये आ गए यहाँ से। तो इनको पहले यहाँ से उठा लिया जाए, पहले इनको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया जाए। ठीक, ये देखिए जो इनके नीचे का जो लिखा हुआ था वो भी यहाँ आ गया, जो उसके नीचे लिखा हुआ था वो भी यहाँ आ गया है। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत कितनी की है? तो जो ज़रूरत है वही हम यहाँ से बड़ा कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये रहा एक गुलाब का पुष्प। क्या है? तो गुलाब का पुष्प है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे तो ये देखिए, पहले इनको साफ कर दिया जाए। ये जो लकीरें बन गई हैं, लकीरें हट गई। ये जो नीचे बेचारा यहाँ से यहाँ चला आया, इनको हटा देते हैं। ये देखिए, तो इसमें ये जो पुष्प है दोस्तों ना, उसको और बड़ा कर दिया जाए। ये देखिए, हम्म, तो ये देखिए इतना बड़ा पुष्प बहुत है आपके लिए। ठीक, तो ये हो गया। अब इनको भी जरा पूरा कर दें, ये जो इनकी कमी हुई, पंखुड़ी, ये यहाँ पे था। ठीक, ये वही हो गया। तो आइए इसमें चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हमने क्या कहा? पुष्पासन। जब आप पुष्प देखते होंगे, गुलाब का फूल तो सभी लोग देखे होंगे क्योंकि वैलेंटाइन पे बहुत गिफ्ट किए होंगे आप लोग, करते हैं ना? भाई करना भी चाहिए, मित्र बनाने चाहिए, लेकिन अच्छे मित्र बनाने चाहिए। जो मुसीबत में काम आए वो मित्र होता है।
ठीक है। चलिए, तो उसमें जब पंखुड़ी को हटाते हैं ना, पंखुड़ी के नीचे जब आप देखते होंगे, पंखुड़ी के नीचे जब आप देखते होंगे, ये कलर चेंज कर देते हैं, तो ये मान लीजिए ये हरा वाला भाग होता है, ये क्या होता है, हरा वाला भाग होता है, डंठल जिसे कहते हैं। डंठल के बाद यहाँ कुछ पत्तियां निकली होती हैं, पत्तियों के बाद यहाँ गोला सा भाग होता है, जिस पर ये पंखुड़ियां, लाल पंखुड़ियां क्या होती हैं, लगी होती हैं। ठीक है, कुछ बहुत अच्छा नहीं बनाया है, बस आपको दिखाने के लिए, इसमें दिख नहीं रहा है ना पुष्पासन। तो ये जो जिस पर पंखुड़ियां लगी होती हुई आश्रित होती हैं, जिस पर क्या होती हैं, पंखुड़ियां आश्रित होती हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे जो गोला वाला भाग होता है, इसी को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। जिस पर पुष्प क्या होता है, आश्रित होता है, पुष्प का आधार जो होता है, उसी को पुष्पासन कहते हैं। फिर उसके बाद बाह्य दल क्या है दोस्तों, ये देखिए, पुष्प दिख रहा है आपको, जब पुष्प दिख रहा है तो पुष्प के नीचे की ये जो हरी हरी पत्तियां हैं, ये भी तो दिख रही होंगी, ये जो हरी हरी पंखुड़ियां हैं, ये भी तो दिख रही होंगी ना, ये देखिए, ये जो हम पंखुड़ियां हैं, ये भी तो दिख रही होंगी। जब ये भी दिख रही हैं तो यही क्या कहलाती हैं, यही बाह्य दल कहलाती हैं। यही क्या कहलाती हैं, तो यही बाह्य दल कहलाती हैं। ठीक है, अब दल क्या कहलाते हैं, दल या जिनको पंखुड़ी कहते हैं, दल या पंखुड़ी तो आप जानते ही हैं दोस्तों, जो सुगंधित व रंगीन भाग होता है, जो पंखुड़ियां होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दल कहते हैं, या फिर पंखुड़ी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्त्री केसर। क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग स्त्री केसर जो भाग होता है, ये पौधे का मादा भाग होता है। ये पौधे का क्या होता है, मादा अंग होता है, मादा भाग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद पुंकेसर है। पुंकेसर का मतलब यह पौधे का नर भाग होता है, या पुष्प का, माफ कीजिएगा, पुष्प का नर भाग होता है, या पुष्प का क्या होता है, नर भाग होता है। अब ये जो पुष्प का मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग है, ये तीन भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में, तीन भागों में विभाजित होता है। एक तो वर्तिकाग्र है, दूसरा वर्तिका है, तीसरा अंडाशय है। उसी तरह से पुष्प, ये जो पुमंग है, पुमंग का मतलब पुष्प का नर भाग, तो उसमें भी देखिए एक परागकोश होता है, एक पुतंतु होता है, कहीं कहीं आपको परागकण मिलेगा, तो परागकण जो होता है वो परागकोश के अंदर होता है। ठीक है, ये भी तीन मान लीजिए, अगर दो मान रहे हैं तब भी ठीक है, तीन मान रहे हैं तब भी ठीक है। ये तो इनके भाग हो गए। ठीक, अब इनके आगे चलते हैं, तो अभी इनके बारे में, ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, इन दोनों के बारे में अभी हमें क्या करना है, चर्चा करना है, आगे करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आइए। अच्छा, पेज नंबर 3 खाली रह गया, पेज नंबर 4 आते हैं। तो ये देखिए, जनन। जनन किसे कहते हैं दोस्तों, साधारण भाषा में कह दें तो अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, तो यह किसमें होता है, यह सब में होता है, जितने सजीव हैं सब में होता है। जितने भी सजीव हैं सब में अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, उसी को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है दोस्तों, रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जनन कहा जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद देख लीजिए, तो तथा इसमें, अच्छा इससे नहीं है, इसमें है, ये क्या है, इसमें, इसमें भाग लेने वाले अंगों को जननांग कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले अंगों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसमें भाग लेने वाले अंगों को जननांग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, जनन अंग कहते हैं। अब हमें जंतु जनन अंग पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो तो जंतु जनन पढ़ना नहीं है, वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। पादपों में जनन पढ़ना है, तो पादप का मतलब पौधे, पौधे का मतलब पौधों में जनन। पौधों में जो जनन होता है दोस्तों, वो दो तरीके से होता है। एक अलैंगिक होता है, अलैंगिक का अंग्रेजी में क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वहां लिखे हैं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये देखिए, ये हो गया आपका, अच्छा ये कहाँ लिख दिए इसको, एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा रिमोडिफाई करते हैं। ठीक है, आ जाइए आप यहाँ, आ जाइए भैया, ये देखिए हो गया। ठीक, ये है। अब देखिए, तो ये काम हो गया आपका। इसके बाद अब देखते हैं, ये जो अलैंगिक जनन है दोस्तों,
अलैंगिक जनन के बारे में भी हमें पढ़ना है। अलैंगिक जनन क्या होता है? तो इसमें नर व मादा भाग संयोग नहीं करते हैं। नर व मादा भाग जो अंग होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसमें अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में नर व मादा भाग या नर या मादा अंग भाग नहीं लेते हैं। इसमें किसी भी जो पौधा है, पौधे के भाग को काट कर, दाब लगाकर या फिर मुकुलन द्वारा या फिर अन्य विधियों द्वारा इसमें कोई नर या मादा का मिलन नहीं होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में नर या मादा का मिलन या संयोग नहीं होता है। ठीक है, तो जिसमें नर या मादा का संयोग नहीं हो, या सीधे सीधे कहिए आप कि ऐसा जनन जिसमें नर व मादा भाग नहीं लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन ऐसा जनन या वह जनन जिसमें नर या मादा के संयोग से जनन की क्रिया होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये हो गई आपकी जनन की प्रक्रिया। चलिए अगले पे चलते हैं। तो कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन लैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। ठीक है, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो दिया है आपने दोस्तों ना, तो उसका सिर्फ एक ही प्रकार दिया है आपने, अलैंगिक जनन। अभी दाब लगाना बाकी था। ठीक है, दाब लगाना बाकी था, तो दाब वाब लगाना बाद में देखेंगे। तो इसमें जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन देखते हैं। अलैंगिक जनन का ये क्या है? मुख्य भाग है। ठीक, जड़, तना, पत्ती व शाखाओं द्वारा नए पौधों का निर्माण करवाना ही, नए पौधों का निर्माण करना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक का मतलब ही होता है शरीर। काया का मतलब क्या होता है? शरीर होता है। शरीर का मतलब पौधे के भौतिक भाग से ही, पौधे के भौतिक भाग से ही नए पौधे का निर्माण कर देना ही क्या कहलाता है? तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखिए, जड़, तना, पत्ती, शाखाओं आदि द्वारा नए पौधों का निर्माण करना ही, इसमें पुष्प की जरूरत नहीं होती है, इसमें नर व मादा की जरूरत नहीं होती है। तो यही क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन का पहला प्रकार जो मिला आपको वह क्या है दोस्तों? कलम लगाना, या इसी को कहते हैं कर्तन करना। इसी को क्या कहते हैं? कर्तन करना। तो दोस्तों, पौधे के शाखाओं या तनों को काट कर फिर से उन्हें क्या करना? जमीन में लगाकर नए पौधे का निर्माण कराना ही कलम लगाना या कर्तन करना होता है। पौधे के शाखा व तना को काट कर जमीन में लगाकर नए पौधे का निर्माण करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? तो कलम लगाना या कर्तन करना होता है। जैसे में देखिए, गुलाब आप काट कर ही लगाते होंगे। गुलाब को आप क्या करते हैं? गुलाब की डंठल यानी कि गुलाब के तने को काट कर आप लगाते हैं, तो ये होता है कलम लगाना। गन्ने को काट कर आप लगाते हैं, तब जाके गन्ना फिर से हमें पैदावार हमारी होती है गन्ने की, तो उसे कहते हैं। गुड़हल कहें तो गुड़हल भी इसी तरह से होता है दोस्तों। गुड़हल के बाद देखें तो गुड़हल के बाद भी कुछ पौधा है। हाँ, आपका ये जो कहते हैं जिसे आप लोग यहाँ मार्केट में लगाया जाता है जी, हाँ, पाकड़ का पौधा जो होता है इसे भी क्या कहते हैं? तो इनका भी लगाते हैं। बांस, बांस भी आप क्या करते हैं? तो ये सारी चीजें जो हैं आपके कलम लगाने में आती हैं। फिर इसके बाद आगे चले दोस्तों, तो आगे है मुकुलन। मुकुलन दोस्तों ईस्ट में होता है। मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में होता है। यह एक प्रकार का क्या है? जीव है, या फिर एक प्रकार का पौधे वर्ग में रखा जाता है। पौधे वर्ग में रखा जाता है। इसे हिंदी में खमीर कहते हैं। हिंदी में खमीर और इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इसे ईस्ट कहते हैं। तो अब ये जो ईस्ट है दोस्तों, मुकुलन इसमें होता है। जैसे यह है, इसी तरह से है इसमें। अब ये है, तो यह इसमें धीरे धीरे मुकुल निकलना शुरू। मुकुल का मतलब इसमें एक तरफ सूजन जैसा आने लगता है। एक तरफ क्या होता है? सूजन निकलने लगती है, और सूजन धीरे धीरे बढ़कर क्या करता है? पत्तियों व शाखाओं में परिवर्तित होने लगता है। पत्तियों व शाखाओं में परिवर्तित होने का मतलब नए पौधे, नए जीव का निर्माण कर देता है। जैसे ये मुकुलन की तरह से यहाँ से निकलना शुरू हुआ, इसमें तो ये पत्ती विहीन होता है।
ये पत्ती व शाखा विहीन होता है, इसमें पत्ती व शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब समझिए, तो ये एक हुआ, एक के बाद ये धीरे धीरे मुकुल, मुकुल का मतलब ये धीरे धीरे क्या होता है, टेढ़ा होता जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, टेढ़ा। मुकुल का मतलब धीरे धीरे उसमें अंकुरण होने लगता है, तो धीरे धीरे यह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते यह एक नया पौधा बन जाता, नया ईस्ट बन जाता है। यह एक क्या हो जाता है, नया ईस्ट बन जाता है उधर, और एक नया ईस्ट बन जाता है इधर। ये दो भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और निकलता कहाँ से है, तो उसके मुकुल द्वारा निकलता है। जब मुकुल द्वारा निकलता है इसीलिए इसको मुकुलन कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है खंडन। खंडन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, क्या है, स्पाइरो गायरा नामक एक शैवाल होता है। क्या होता है, शैवाल। शैवाल भी किस में आता है दोस्तों, पौधे वर्ग में आता है। शैवाल किस में आता है, तो पौधा वर्ग में आता है। पौधे वर्ग में जो शैवाल होता है दोस्तों ना, ये अब ये शैवाल जो होता है ये अपने शरीर को ही क्या करता है, दो भागों में तोड़ देता है। ये भी क्या करता है, ये मुकुलन के द्वारा निकला था, लेकिन ये अपने भाग को, अपने शरीर के भाग को बीच में से खंडित कर देता है। खंडित करने के बाद क्या होता है, नए पौधे, नए शैवाल का निर्माण कर देता है, तब जाके यह खंडन विधि हो जाती है। ये बहुत ज्यादा आपने जरूरी नहीं है, कायिक प्रवर्धन जरूरी था, कायिक प्रवर्धन के बाद कलम लगाना जरूरी है। ये सिर्फ आप जानते रहिए कि मुकुलन की क्रिया किसमें होती है, ईस्ट में होती है, बस इतना जानिए। खंडन की क्रिया स्पाइरोगाइरा या स्पाइरोगाइरा शैवाल वर्ग में होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, तो इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया खंडन। खंडन, अच्छा इस तरह से ना समझ में आए तो एक जीव होता है ना अमीबा, अमीबा आप जानते हैं ये भी खंडन द्वारा ही होता है। खंडन का मतलब अमीबा का कोई आकार तो होता नहीं है, जानते हैं आप लोग। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, तो धीरे धीरे या सिकुड़ जाता है, धीरे धीरे या बीच में क्या होने लगता है, ऐसे सिकुड़ने लगता है। ऐसे क्या करने लगता है, सिकुड़ने के बाद एक समय ऐसा आता है कि ये दो भागों में ऐसे टूट जाता है। ये तो जीव है, जीवों में खंडन विधि द्वारा हो गया, लेकिन यही काम शैवाल में होता है, पौधों में होता है। खंडन की विधि द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया होती है। ठीक है, ये भी हो जाता है। तो हमने एक उदाहरण भी दे दिया और बता भी दिया। उसके बाद है लैंगिक जनन दोस्तों। लैंगिक जनन का मतलब, अब इसमें नर व मादा भाग, नर व मादा भाग। लैंगिक जनन क्या होता है, अभी अभी मैंने परिभाषा बताई थी, दोनों की परिभाषा बताई थी, आप इसे करके देख लीजिएगा। यहाँ बताने का मतलब समय ज्यादा निकल जाएगा। नर प्लस मादा, जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर व मादा भाग लेते हैं, संयोग करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है, नर और मादा। ठीक है। अब देखिए, अब पुष्प में मैंने आपको बताया था कि पुष्प में क्या होते हैं या पौधे में क्या होते हैं, एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर होता है। तो अब पुंकेसर व स्त्री केसर में देख लीजिएगा, ये कहाँ से आ जा रहे हैं भैया। तो आइए पुंकेसर व स्त्री केसर में देख लिया जाए, तो इसमें क्या होता है, ये देखिए मक्खी आ गई है, परेशान कर रही है, देखिए या उड़ा कर इसे कहाँ से कहाँ ले जा रही है। चलिए भैया ऊपर चलिए थोड़ा, हो गया। तो चलिए अब पुंकेसर के बारे में देख लेते हैं। तो पुंकेसर के बारे में देखना था हमें। पुंकेसर, पुंकेसर का जो भाग होता है, पुंकेसर को दोस्तों नर जनन अंग, पौधों का नर जनन अंग कहते हैं, या नर जननांग कहते हैं, या इसी को पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुमंग कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पौधे, पौधे में पुष्प भाग, ये पुल्लिंग भाग पौधे का, यानी कि पुंकेसर। उसके बाद स्त्री केसर देख लेते हैं। स्त्री केसर को जायांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं, या फिर मादा जनन अंग कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। ये देखिए ये दो भाग हो गए, ये दो नाम हो गए इसके, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। दो नाम अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे कुछ बताया जाए। चलिए आगे बताते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। तो इनको पहले गायब कर दिया जाए, ऐसे गायब कर दिया जाए। उसको जब आप जान गए उमंग किसे कहते हैं, जायांग किसे कहते हैं, तो आइए ये हो गया। ठीक है, इनके बारे में जान गए आप। अब इसमें देख ले भाग बता दें इनके, तो अभी बताया था ना मैंने,
कि पुंकेसर में कौन कौन से आते हैं, पुंकेसर में कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है परागकोश, एक क्या आता है परागकोश, और दूसरा क्या आता है ऊतंतु, क्या आता है ऊतंतु, अभी बता रहे हैं इनके बारे में कि क्या होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, तो इसमें पराग कण भी लिख लीजिए, पराग कण भी लिख लीजिए, ये भी हो गया, तीन हो गए। इसमें क्या आता है, तो इसमें वर्तिकाग्र आता है, वर्तिकाग्र, फिर क्या आता है वर्तिका आती है, फिर क्या आता है वर्तिका, वर्तिका के बाद क्या आता है, तो अंडाशय, क्या आता है अंडाशय आता है, ठीक है। ये हो गया देखिए, तो ये हो गए पुंकेसर के भाग, ये हो गए स्त्रीकेसर के भाग। पुंकेसर को क्या कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं, ये अभी अभी बताया मैंने, और इसी को नरजनन अंग कहते हैं पुष्प का। इसे क्या कहते हैं, इसे जायांग कहते हैं या मादा जनन अंग कहते हैं। अब यही दोनों जब मिलेंगे अभी तो क्या होगा, यही दोनों मिलेंगे तो परागण होगा, ठीक है। अगली हेडिंग होगी आपकी, उम्मीद करते हैं वही होगी, हाँ परागण देख लीजिए। अब देखिए परागण क्या है, तो अब यहाँ पर हमें आपको थोड़ा सा समझाना पड़ जाएगा, तो आइए समझते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये हमने माना कि पुष्प के बाहरी भाग है, पुष्प का क्या है बाहरी भाग है। फिर उसके बाद एक आप गुड़हल बनाते हैं, एक क्या करते हैं आप गुड़हल बनाते हैं, तो गुड़हल में जब आप पहले इसी को देख लेते हैं, ये देखिए ये क्या है, तो इसमें ये देखिए ये क्या है, ये है पुंकेसर, ये है क्या, ये है पूरा का पूरा स्त्री केसर, पूरा का पूरा क्या है स्त्री केसर। अब स्त्री केसर में जब भाग बताएंगे तो ये देखिए ये क्या होता है, यही होता है वर्तिकाग्र, यही क्या होता है दोस्तों, तो यही होता है वर्तिकाग्र, और यही ये होता है वर्तिका, बीच वाला भाग क्या होता है वर्तिका, और ये जो भाग होता है गोल अंडे नुमा जो होता है, इसी को कहते हैं अंडाशय, इसी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंडाशय, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया है, तो देखिए ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम यहीं पे एक काम करें, आपको समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये देखिए अब गुड़हल का पुष्प अगर बनाया जाए, कहाँ है यार, अगर गुड़हल का पुष्प बना दिया जाए आपके सामने, अगर यहीं पे हमारे पास तलवार होती ना, हम मक्खियों को काट डालते, जैसे वो बंदर काटता है नाक पे, ये देखिए ये आ जा रहे हैं क्या क्या कर दे रहे हैं यहीं पे, चलो भैया डिलीवरी हो जाओ, तो ये देखिए, चलिए थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम कहें कि कैसे बनाया जाता है यार गुड़हल, गुड़हल भूल गए बनाना, अगर हम कहें ओ, अब समझे कैसे बनाया, ये तो भूल गए हैं, बताइए इतना, गजब की बात है, गजब की बेइज्जती, गजब बेइज्जती है ना। इसको थोड़ा ऊपर कीजिए फिर बना रहे हैं, बन जाएगा, याद आ गया कैसे बनाते हैं। ये देखिए ये हो गया बीच वाला भाग, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और हम बहुत अच्छा नहीं बना रहे हैं आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं कि आप देख कर समझ सकें, बस इसीलिए बना रहे हैं और किसी उद्देश्य से नहीं बना रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये क्या होता है, ये देखिए ये जो भाग है दोस्तों, ये जो भाग है मैंने ये बता दिया आपको क्या है। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे आप, तो इसमें आप ये देख लीजिए ये कहाँ से आ गए हैं यार, इनको भगाने का कोई उपाय है, जल्दी से जेड प्लस सिक्योरिटी भेजी जाए, यहाँ पे मक्खियाँ आ गई हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं पढ़ाने में। चलिए आइए, तो ये है हम लोगों का उमंग, उमंग का मतलब पुंकेसर, उमंग का मतलब पुंकेसर, पुंकेसर में कौन कौन होता है, तो ये देखिए ये क्या कहलाते हैं, तो ये पराग कोश कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं पराग, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पराग कोश। अब ये देख लीजिए पराग कोश, हो गया ना।
ये परागकोश है। अब परागकोश के बाद पुतंतु क्या है फिर? ये जो डंठल नुमा है, ये जो डंठल नुमा है, इसी को पुतंतु, पुतंतु, इसको पुतंतु भी कहते हैं। ये भी पुतंतु ही है। ये जो निकला हुआ भाग है यहाँ से यहाँ तक जो आया हुआ है, ये भी क्या है? पुतंतु है। तो अब परागकोश के अंदर ये जो हमने इस तरह से बनाया हुआ है, ये इस तरह से घुमा के बनाया, अब इसको काटेंगे तो इसके अंदर होता है पराग कण। इसके अंदर होता है क्या? पराग कण। जब इतना समझ में आ गया आपको, तो पराग कोश और पराग वर्तिका जो समझ में आ गया। अब देखेंगे तो क्या होता है, ये देखिए इनके क्या कहें यार, ये कहाँ से आज आ गई मक्खियाँ क्लास में। इनको भी पढ़ना है क्या? इनको तो सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देना है, इनको तो सिर्फ डिस्टर्ब करना है, इनको तो सिर्फ डिस्टर्ब करना है। आज पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, चली गई। अच्छा लग रहा है शर्मा गई, मक्खियाँ शर्मा गई ना। चलिए अच्छी बात, शर्मा कहाँ से गई? फिर से आ गई। चलिए तो आइए देखते हैं। अब देख लीजिए परागण क्या होता है। क्या होता है? परागण। ये देखिए परागण क्या होता है? पुष्प के परागकोश से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचना ही परागण कहलाता है। देखिए पुष्प के परागकोश यानी कि ये जो पुमंग भाग का परागकोश है, इसमें जो परागकण होते हैं, इनका स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचना ही, यहाँ पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। यहाँ पे पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही पुष्प, देखिए पुष्प में कई पुष्प होते हैं। पुष्प में एक लिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प, दो होते हैं। अब एक लिंगी क्या होता है? एक लिंगी पुष्प का मतलब यह होता है दोस्तों, जिसमें आपके स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में हो। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में हो, एक लिंगी कहलाए, ये कहलाएगा उभयलिंगी। और जिसमें एक एक भाग हो, अगर स्त्री केसर एक पुष्प में और पुंकेसर दूसरे पुष्प में हो, तो इन पौधों, इन पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आइए देखते हैं इसमें। तो ये काम हो गया। अब इतना काम जब हो गया, तो एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण परपरागण आपसे नहीं पूछेगा, ये हो गए इनके प्रकार। लेकिन विधियां पूछेगा कि परागण होता किस प्रकार से है, परागण होता किस प्रकार से है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, परागण किस तरह से होता है। तो परागण दोस्तों देखिए, हवा द्वारा भी होता है, पानी द्वारा भी होता है, बरसात का पानी, पानी द्वारा भी होता है, और कीट पतंगों द्वारा भी होता है, कीट पतंगों द्वारा भी होता है, और पक्षी वृक्षों, ये क्या लिखना है, इसे काट दिया जाए, क्या लिख दिए हम, और इनके द्वारा हो गया। और भंवरों द्वारा भी, भंवरों को छोड़ दीजिए, मनुष्यों द्वारा भी होता है, जानवरों द्वारा भी होता है। ठीक है, जानवरों द्वारा भी होता है। साथ ही साथ और भी कुछ याद आ जाए तो सबसे होता है, सब द्वारा होता है। हवा द्वारा कैसे होता है? तो जब हवा बहती है तेजी से, तो ये जो परागकोश से परागकण है ना, ये वर्तिकाग्र पर उड़कर पहुंच जाते हैं, तब भी परागण हो जाता है। जब पानी यानी कि बारिश होती है, तो ये उमंग वाला भाग यदि ऊपर है, परागकोश ऊपर है, तो पानी के माध्यम से भी वह क्या आ जाते हैं, वर्तिकाग्र में परागकण पहुंच जाते हैं, तो भी परागण हो जाता है। कीट पतंग जब उस पे बैठते हैं, यानी कि भंवरा, तितली, अन्य कीट पतंग जब परागकोश पे बैठते हैं, तो उसमें उनके पैरों में परागकण चिपक जाता है, और चिपक जब वह चले जाते हैं स्त्री केसर पर, तो उनके वर्तिकाग्र में परागकण पहुंच जाता है, तो इसको भी परागण कहते हैं। तो इसी तरह से मनुष्यों द्वारा भी पहुंच जाता है, चिपक कर उनके साथ पहुंच जाता है, उसी तरह से जानवरों से भी पहुंच जाता है। मतलब किसी भी प्रकार से यदि परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण किसी भी प्रकार से वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, उसी को परागण कहा जाता है। इन सारी विधियों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए फिर अगले टॉपिक पे चलें। अगली टॉपिक क्या है दोस्तों? कहीं मक्खी बैठी हुई है इसलिए बोर्ड फिर से काम करना बंद। हाँ आ जाइए, तो ये देखिए, ये है
ये बहुत डिस्टर्ब कर दिए हैं यार। ये देखिए, ये है ना निषेचन। क्या है आपके सामने? तो आपके सामने निषेचन है। चलिए, मक्खियां काम ही नहीं कर पाएंगी अपना। ये देखिए, काम तो करेंगी बहुत तेजी से। हाँ, निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका को युग्मनज कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है? जब नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं ना, तब युग्मनज बनता है। तब क्या कहलाता है? युग्मनज बनता है। और इसे मिलने की जो प्रक्रिया है, युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया है, मतलब नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया जो है, उसी को निषेचन कहा जाता है। नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। यानी कि युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। ये देखिए निषेचन। अब निषेचन के पश्चात ही भ्रूण का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात ही किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। अब जिसके फल स्वरूप अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। यानी कि अब अगर कहें कि पौधे का वह कौन सा भाग होता है जो फल में परिवर्तित हो जाता है, पुष्प का वह कौन सा भाग होता है जो फल में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा अंडाशय। ये आपका 1 नंबर तैयार। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, तो ये आपका हमारे देखने में लास्ट पेज है दोस्तों। हाँ, लास्ट पेज ये है। पौधों में खाने योग्य भाग। देखिए, पौधों में जो खाने योग्य भाग होते हैं, जैसे जड़ हुआ, इसमें गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, जो ये भाग होते हैं, तो इनको क्या, ये जड़ होती हैं। ये एक प्रकार की क्या होती है? जड़ें होती हैं, जिनको हम लोग खाते हैं। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, ये सब क्या है? ये सब जड़ें हैं जिनको हम खाते हैं। तना, आलू, अदरक, अरबी, प्याज, लहसुन, ये सभी क्या है दोस्तों? तो ये सभी तना है जिनको हम खाते हैं, तने को खाते हैं इनके। ठीक, पत्ते, पत्ते में देख लीजिए साग। पत्ते में क्या आता है? साग आता है। तो जिसमें क्या है? पालक है, मेथी है, चौराई है, तो सोया है, तो धनिया है। इनकी हम लोग क्या खाते हैं? इनकी हम लोग पत्तियां खाते हैं। ठीक है, इनकी हम लोग क्या खाते हैं? तो इनकी हम लोग पत्तियां खाते हैं। और इसी तरह से देखें तो फूल किस पौधे का खाते हैं? तो गोभी का हम लोग क्या खाते हैं? फूल खाते हैं। ठीक है, उसके बाद फल की बात करें तो फल में तो ढेर सारे फल होते हैं। फल में क्या होते हैं? ढेर सारे फल होते हैं। तो फलों में भी देखिए, जहां से प्रश्न बनता है आपकी, कहता है कि अनिषेक फल का उदाहरण है, बहुविकल्पी में पूछता है, या अनिषेक फल का उदाहरण लिखिए। अति लघु उत्तरी में 1 नंबर का हो जाएगा। असत्य फल लिखिए, आभासी फल लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे आप? तो आपके सामने है, क्या है दोस्तों? सेब, काजू, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, कटहल, ये सभी क्या है? ये सभी आपके असत्य फल, आभासी फल, अनिषेक फल हैं। मतलब निषेचन की क्रिया नहीं होती है इनमें। इन फलों में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तभी इनको अनिषेक फल कहा जाता है। और सत्य फल या निषेक फल किसको कहा जाता है? तो इनसे जो बच गए वो सारे के सारे क्या हो गए? निषेक फल या सत्य फल हो गए। आम, नारियल, तरबूज, मटर, मक्का, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी आपके सत्य फल हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसी कौन सी पत्ती है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्ती से, ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्ती से, ऐसा कौन सा पौधा है, लिख लीजिए, ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्ती से नए पौधे पौधे का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब बताइए आप लोग, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए क्या होता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्ती
से नए पौधे का निर्माण होता है। तो आप लोग बताइए, उदाहरण आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क है। और ये देखिए होमवर्क करके आइएगा आप लोग कि कौन सी पत्ती है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मक्खी ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया आज, लेकिन फिर भी क्लास आपकी हमें लगता है कि बहुत अच्छी बनी है और आपके लिए लाभदायक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।